नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन सत्कार आप सभी का एलएनसी कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम लेके आए एक और आपके लिए धमाकेदार एमसीक्यू सेशन। जी हां दोस्तों, नॉर्सेट 8 और अब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम नॉर्सेट सीरीज के नाम से, लर्निंग सीरीज के नाम से एक प्रश्न सेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जहां पर अपन वेरियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली अपन 8 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके लिए आपका पार्ट 9 में आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर रहने वाले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइएगा, आज पार्ट 9 को अपन स्टार्ट करते हैं और एक से बढ़कर एक एमसीक्यू अपन स्टार्ट करते हैं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए तो क्लास को बिना टाइम का वेस्टेज किए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपके सामने लर्निंग सीरीज का पहला प्रश्न पार्ट 9 का। A diagnosis of the hepatitis C is confirmed by the male client's physician. The nursing officer should be knowledgeable of the differentiate between hepatitis A, B and C. Which of the following are characteristics of the hepatitis C? सवाल थोड़ा ट्रिकी है, हेपेटाइटिस से सवाल बना है। आइएगा सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है आपके सामने कि एक डायग्नोसिस हुआ हेपेटाइटिस सी का, एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोसिस क्या बना है आपके सामने, हेपेटाइटिस सी का कंफर्म किया गया है किसी भी एक आदमी के, क्लाइंट के फिजिशियन का, डॉक्टर ने मतलब डायग्नोसिस क्या बना है, हेपेटाइटिस सी। द नर्सिंग ऑफिसर शुड बी नॉलेजेबल, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको नॉलेजेबल होना चाहिए ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेपेटाइटिस सी, मतलब इन्होंने हेपेटाइटिस सी के बारे में कौन सी बात सही है, वो बात यहाँ पर आपको पूछी है। तो चलिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपकी क्या बोलता है हेपेटाइटिस सी के बारे में? पहला ऑप्शन है कि द पोटेंशियल ऑफ द क्रोनिक लिवर डिजीज इज मिनिमल। ऑप्शन बी, द ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज एब्रप्ट। ऑप्शन सी, इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 26 वीक। एंड ऑप्शन डी, देयर इज एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी बट नो नॉट फॉर हेपेटाइटिस सी। क्या रहेगा प्रश्न का सही उत्तर? चार बातें, चार अलग अलग बातें, चार भाव। जी हाँ, आपने कुछ अच्छा पहचान चुके हैं। इसका ऑप्शन आपको क्लिक हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, हेपेटाइटिस बी का जो अपन रूट पढ़ते हैं बेसिकली फीको ओरल पढ़ते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी का अपन ब्लड के थ्रू पढ़ते हैं ना, उसका सीरम या ब्लड के थ्रू होता है ना, बॉडी सीक्रेशन, जिसके अंदर ब्लड जो होता है मेजर होता है हेपेटाइटिस बी और सी का। हेपेटाइटिस ए जो होता है अपन फीको ओरल होता है ना। तो ये हेपेटाइटिस सी के बारे में उन्होंने बात पूछी है। पहला कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ द क्रोनिक लिवर डिजीज द मिनिमल। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में ये बात क्या सही है? नहीं। देखो, मिनिमली होता है हेपेटाइटिस सी जब भी होता है, तो हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है ये क्रोनिक लिवर डिजीज कॉज करते हैं। ये मिनिमल नहीं है, मैक्सिमम होता है। ये यहाँ पर उन्होंने गलत बात बोली है, इसलिए ए को क्या कर देता हूं मैं, एलिमिनेट कर देता हूं। बात बची ऑप्शन बी की, द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम इज अब्रप्ट। तो हेपेटाइटिस सी का जो ऑप्शन ये आपका ऑनसेट जो होता है वो एब्रप्ट नहीं होता है, वो इंसिडियस होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। अब्रप्ट जो होता है, सडन जो होता है आपके हेपेटाइटिस ए का होता है ऑनसेट, मतलब धीरे धीरे फैलती बीमारी हेपेटाइटिस सी, जबकि हेपेटाइटिस ए जो होता है वो अब्रप्ट फैलता है। इसलिए ये भी बात यहाँ पर क्या हो गई आपके, गलत हो गई। एक ऑप्शन सी कह रहा है द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 26 वीक्स। जी हाँ दोस्तों, ये हेपेटाइटिस के बारे में उन्होंने सही बात बोली है। तो आपको अगर इंक्यूबेशन पीरियड पता है तो आप आराम से इसका बता पाएंगे कि क्या करेक्ट आंसर रहता है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड आपकी कितना होता है, 2 to 6 वीक होता है। 2 to 6 वीक होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। हेपेटाइटिस सी के बारे में ये बात पूछी है, 2 to 6 में आपको लिख देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। 2 to 6 वीक किसका है, हेपेटाइटिस ए का होता है। वहीं आपके हेपेटाइटिस बी की बात करें तो वो होता है पहले दोस्तों 6 to 20 वीक्स के आसपास, 6 to 20 वीक्स होता है। और वहीं आपके हेपेटाइटिस सी की बात करें तो वो होता है आपके 2 to 26 वीक, है ना। तो ये 3 एक्स्ट्रा हमने पॉइंट पढ़े हैं। तो ये सी ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपके हेपेटाइटिस सी के बारे में बात पूछी है, बिल्कुल सही आंसर है। देयर इज एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी डॉट फोर्स। हेपेटाइटिस बी के लिए इफेक्टिव वैक्सीन है, पर हेपेटाइटिस सी के लिए बात नहीं है करके, तो इस बात को अपन गलत कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी तीनों गलत आंसर है। आई होप आपने इसको अच्छे से लर्न किया है। चलेगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों आपके सामने कि व्हेन इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट सिम्टम ऑफ द शॉक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए शॉक के बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूरोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक।
द सिम्टम ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक डिफर्स फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक इन दैट। शॉक के बारे में सवाल है, हर एग्जाम के अंदर ये शॉक का सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पुट किया है। जब आप शॉक को इवेलुएट कर रहे हैं तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन बिटवीन न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर पूछा है द सिम्टम ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम डिफरेंस होता है हाइपोवोलेमिक शॉक से, किस वे में, इन दैट। तो यहाँ पर आपको न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए देता हूं आपको, इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। ऑप्शन बी देता हूं, इन हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज एन ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी कह रहा है आपके द हाइपोवोलेमिक शॉक इन द हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकंड्स। एंड ऑप्शन डी आपके इन्होंने किया पूछा है, इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज एन डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए, हो सकता है आपके नोट सेट में एग्जाम में देखने को मिल जाए। बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो देखो शॉक जब भी होता है ना, शॉक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका हार्ट जो होता है अनेबल होता है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के अंदर, है ना। जब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड फुलफिल नहीं हो पाती उसको शॉक के अपन नाम से जानते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं आपके। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है और सेप्टिक शॉक होता है। तो यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है वो आपके ड्यू टू द वॉल्यूम जब आपका कम हो जाता है, जब आपका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेल इन द सेंस आपका हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है, पंपिंग कैपेसिटी गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं, उसको अपन हाइपोवोलेमिक हार्ट फेलियर के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके मान लीजिए वही कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब आपके जो इलेक्ट्रिकल पावर है हार्ट की वो कहीं कहीं अल्टर हो जाती है, उसको कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली जब वॉल्यूम नहीं रहेगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। और न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि जब आपके सर्वाइकल स्पाइन जो होता है वहां पर कोई इंजरी होती है तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम बिल्कुल अल्टर हो जाता है, उसको न्यूरोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं, है ना। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन की बात पूछिए तो देखो बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या स्किन जो होती है वार्म और ड्राई होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है। तो देखो हाइपोवोली में जब भी होता है बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होता है तो मरीज का क्या होता है, बीपी कम होता है, लो बीपी होता है। और जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होकर आपकी हार्ट रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हार्ट रेट का बढ़ना टेकीकार्डिया कहलाता है, नॉट द ब्रेडिकार्डिया। तो ऑप्शन बी बोल रहा है इन हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज एन ब्रेडिकार्डिया। जी नहीं, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हमेशा क्या होता है, ट्रेकीकार्डिया होता है, ना कि ब्रेडिकार्डिया। तो ऑप्शन बी को हम गलत कर देते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिलिंग लेस देन 2 सेकंड। देखो कैपिलरी रिफिलिंग का मतलब है आपका हार्ट जब ब्लड को पंप करता है और वो आपका ब्लड आपकी डिस्टेंस सबसे जो डिस्टल पेरिफेरी है वहां तक कब पहुंचता है, आपकी डिस्टल जो कैपिलरी होती है वहां तक कब पहुंच पाता है, उसको कैपिलरी रिफिलिंग कहते हैं। अगर आप अपने फिंगर्स को एक बार पिंच करेंगे तो व्हाइटिश पोर्शन हो जाता है, उसको जब वापस से छोड़ेंगे तब आप देखते हैं कि 2 सेकंड के अंदर अंदर जो है आपका वापस रेडनेस वापस आ जाती है, मतलब आपकी ब्लड सप्लाई बहुत इंटैक्ट है। तो 2 सेकंड से अंदर लेस देन 2 सेकंड होना ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जब भी होता है वॉल्यूम नहीं होता है तो वो कैपिलरी रिफिलिंग आपके मोर देन 5 सेकंड हो जाती है। कितनी होती है आपके प्यारे दोस्तों, मोर देन 5 सेकंड। तो ये ऑप्शन सी जो बोल रहा है ये भी इन्होंने गलत बात बोली है, लेस देन 2 इज द नॉर्मल होता है, लेस देन 2 होता है नॉर्मल, मोर देन 5 होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाता है। ऑप्शन डी बोल रहा है इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज एन डिलेड कैपिलरी। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ऐसा कैपिलरी रिफिलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वो आपके हाइपोवोलेमिक के अंदर होता है। हालांकि न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर बहुत अच्छा होता है कैपिलरी रिफिलिंग, क्योंकि तो देखो ऑप्शन इसको भी मैं बाहर कर देता हूं क्योंकि इसमें कैपिलरी रिफिलिंग का कोई होता नहीं है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर होता है। ऑप्शन एक बचा आपके पास में, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है प्यारे दोस्तों, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर स्किन जो होती है वार्म होती है, ड्राई होती है। अब ये कैसे होता है देखिएगा, वॉल्यूम जब भी कम होता है आपके मान लीजिए ये एक बॉडी का पार्ट है, यहाँ पर अगर वॉल्यूम प्रॉपर नहीं आ रहा है, वॉल्यूम जब प्रॉपर नहीं रहेगा तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी, ब्लड सप्लाई जब नहीं रहेगी तो यहाँ पर बेसिक पेरिफेरी जो होती है बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, है ना, ठंडी पड़ जाएगी। और ठंडी पड़ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कूल एंड कामी, इसको बोलते हैं कूल। स्किन कैसी रहेगी, कूल रहेगी, काल्मी रहेगी, कूल कामी रहेगी। और हाइपोवोलेमिक के अंदर साथ में क्या होगा, ट्रेकीकार्डिया देखने को मिलता है। 3 शॉक ऐसे होते हैं, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक और आपके जो कार्डियोजेनिक, उसके अंदर क्या होता है आपके हमेशा ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर हमेशा क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ये आपके सवाल बन सकता है प्यारे दोस्तों। न्यूरोजेनिक शॉक जब भी होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कहीं ना कहीं अल्टर हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का कनेक्शन जो होता है वो छूट जाता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है। कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है तो शॉक की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं होगा, जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका
ट्रेकिकार्डिया हो नहीं पाएगा। ट्रेकिकार्डिया जब नहीं होगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपके ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक कंट्रोल बिल्कुल छूट चुका है। और जब ब्रेडिकार्डिया होगा, ट्रेकिकार्डिया नहीं होगा, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा, वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा। और आपकी जो पेरिफेरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल वेजो डायलेट हो जाएगा। वेजो डायलेशन जब भी होता है तो वहां पर हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा और फुल ब्लड की सप्लाई रहेगी। जब खून बढ़िया जाएगा तो स्किन कैसी रहेगी, आपके वार्म रहेगी। स्किन कैसी रहेगी? वार्म रहेगी, बिल्कुल गर्म रहेगी। और जब गर्म रहेगी तो ये क्या रहेगी, बिल्कुल ड्राई स्किन रहेगी, है ना। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर आपके स्किन हमेशा वार्म रहती है और ड्राई रहती है, और साथ में हाइपोटेंशन के साथ में ब्रेडिकार्डिया रहता है। जबकि सेप्टिक, कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलिक में क्या होता है, आपके हाइपोटेंशन के साथ में ट्रेकिकार्डिया प्लस कूल एंड काम स्किन रहती है। ये आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा करके ये हमने रिवाइज कर लिया इस टॉपिक को। चले, तो आंसर क्या हो गया आपके? ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं पहले दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है आपके, हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स, द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर सबमर्जन इन द वाटर। हाइपोक्सिया जो होता है आपके बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है नियर ड्राउनिंग विक्टिम, जो डूबने वाले मरीज होते हैं, जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, उनके अंदर हाइपोक्सिया जो होता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि पानी चला जाता है तो हाइपोक्सिया हो जाता है। सवाल इन्होंने पूछा है कि द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर सबमर्जन, अगर कोई आदमी पानी के अंदर डूब जाता है तो कौन सा ऑर्गन है फर्स्ट ऑर्गन जो आपके इरिवर्सिबल डैमेज उसमें स्टार्ट हो जाते हैं, उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते हैं, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपके किडनी, जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है ब्रेन, जो आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन सी द हार्ट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एंड ऑप्शन डी लंग्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया, लेकिन कुछ एक का मामला भी गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जो है आपका कुछ और ही चूज कर रहे हैं। तो देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको, आपकी किडनी, आपका हार्ट और किसी पेशेंट के लंग्स, ये जो तीनों ऑर्गन है, अगर कोई मरीज पानी के अंदर डूब जाता है, सिंपल वे में बता रहा हूं, अगर कोई मरीज पानी में डूब जाता है तो लगभग जब मतलब लेस देन 30 मिनट, है ना, मतलब 30 मिनट अपन कह सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 30 मिनट तक ये आपका किडनी, आपका हार्ट और आपके लंग्स सर्वाइव कर सकते हैं। 30 मिनट तक आपके हार्ट, आपका जो लंग्स है और आपकी किडनी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र ऑर्गन जो आपका ब्रेन है, वो आपका अगर कोई मरीज पानी में डूब जाता है तो विद इन 2 to 6 मिनट, विद इन 2 to 6 मिनट जो होता है उसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। 2 से 6 मिनट के अंदर अंदर उसको बाहर नहीं निकाला, उसको ठीक नहीं किया, उसको रिसक्सिटेट नहीं किया गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस ठीक नहीं होगा, न्यूरॉन जो होती है वापस रीजनरेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी सारे तीनों गलत आंसर है। 30 मिनट तक बाकी सारे ऑर्गन सर्वाइव कर जाएंगे, हालांकि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 30 मिनट तक उसकी वजह से कोई दिक्कत ना होगी। ब्रेन एक ऐसा एकमात्र ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन है, एक सिस्टम है, जहां पर आप 6 मिनट से ज्यादा अगर कोई मरीज रह गया तो वो इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिएगा अगला प्रश्न पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर द क्लाइंट विद द बाइपोलर डिसऑर्डर। अगेन साइकेट्रिक आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, साइकेट्रिक के अंदर डिसऑर्डर बनते हैं, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्लाइंट है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसको कौन सी ऑक्यूपेशनल थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी उस क्लाइंट के लिए? ऑप्शन देखिएगा, प्लेइंग कार्ड्स विद द अदर क्लाइंट्स। ऑप्शन बी बोल रहा है वर्किंग क्राउड वर्ड्स पजल्स। ऑप्शन सी बोल रहा है प्लेइंग टेनिस विद द स्टाफ मेंबर। एंड ऑप्शन डी इज द स्विमिंग बेट्स ऑन अ लेदर बेल्ट। जी हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है, जहां पर मेनिया और डिप्रेशन दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती है। मेनिया के अंदर क्लाइंट जो होता है आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर आपका हाइपो एक्टिव होता है, जहां पर आपको हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस क्लाइंट के अंदर देखने को मिलती है, डेलीजेंस देखने को मिलते हैं, है ना। जहां पर मेनिया के अंदर क्लाइंट बहुत हाइपर एक्टिव होता है, क्लाइंट के अंदर एजिटेशन देखने को मिलता है, यूफोरिया देखने को मिलता है, इलेशन देखने को मिलता है, एक्सलेशन देखने को मिलता है और एक्टेसी देखने को मिलती है। ये आपके मैनिक एपिसोड की सीवियरिटी को शो करते हैं। लेकिन जब क्लाइंट के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो वहां पर क्लाइंट का देखो, इन्होंने पूछा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कौन सी सही रहेगी उस कंडीशन के अंदर। तो देखो, प्लेइंग कार्ड्स एंड अदर, मतलब कार्ड्स के पत्ते जो होते हैं वो किसी भी क्लाइंट के साथ में खेलना, मैनिक डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ में, उस मैनिक क्लाइंट के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि क्लाइंट का जो कंसंट्रेशन होता है, क्लाइंट का जो फोकस होता है, वो बेसिकली
एक जगह टिक नहीं पाता है ना। क्लाइंट कभी भी मैनिक डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के क्लाइंट फोकस नहीं कर पाएगा। तो कार्ड्स होता है ये फोकस करने वाले गेम होते हैं, वहाँ कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उस क्लाइंट के पास में बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए को अपन रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ऑप्शन बी बोल रहा है वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल। देखो पजल जो अपन सॉल्व करना वो भी एक बहुत ही मतलब ब्रेन का गेम होता है ना। वहां पर आपको कंसंट्रेशन चाहिए, धैर्य चाहिए होता है, जो उस मरीज के पास में नहीं होता है। वो क्या होता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा, उसके अंदर एनर्जी बहुत इतनी भर जाती है, नर्वस एनर्जी, तो वो कंसंट्रेट कर नहीं पाएगा, ना खाना खा पाएगा, ना ऐसे कंसंट्रेशन वाले काम कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा, फिजिकल एक्टिविटी जब भी आपको दिखती है वो क्लाइंट कर पाएगा। जैसा कि ऑप्शन सी में बताया जा रहा है प्लेइंग टेनिस विद द स्टाफ मेंबर। जी हाँ दोस्तों, ये बात इन्होंने सही बताई यहाँ पर कि किसी भी बाइपोलर डिसऑर्डर वाले क्लाइंट को जिसके अंदर मैनिक एपिसोड हो रहा है, उसको आप अपनी एनर्जी को जो है बिल्कुल सही जगह में डाइवर्ट करो उसको, है ना, फिजिकल एक्टिविटी उसको कराओ, ताकि वो क्या करेगा, बिल्कुल अच्छे से खेल पाएगा। तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसके लिए सही होती है करके, है ना। तो ये आपको ऑप्शन सी यहाँ पर मुझे बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। ऑप्शन डी बोल रहे हैं सेविंग बेल्ट्स ऑन अ लेदर बेल्ट। तो ये बहुत बैलेंस बनाने की है जो मैनी क्लाइंट यहाँ पर नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन इसको बाहर कर देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप ये जो क्लास है, आपको प्यारे दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप इस क्लास को अपना प्यार जरूर दिखाएगा और इस क्लास से, इस चैनल से जरूर जुड़ेगा। इसको अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक से बढ़कर एक हम यहाँ पर क्वेश्चन सेशन डिस्कस करते हैं, है ना। अगला प्रश्न, A 30-year-old male client is admitted to the psychiatric unit with the diagnosis of the bipolar disorder for the last month। एक अगेन बाइपोलर डिसऑर्डर का क्लाइंट आपके पास में आया है। फॉर द लास्ट 2 months हिज फैमिली डिस्क्राइब हिज बीइंग। अब देखो बाइपोलर का क्लाइंट आपके पास में आया है, पिछले 2 महीनों से उसकी फैमिली आपके पास में आई कि बोल रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से इसके साथ में क्या क्या हो रहा है। अब क्या क्या हो रहा है वो बताइए। ये ऑन मूव है, ये चलता फिरता रहता है, स्लीपिंग 3 to 4 hours नाइटली, रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोता है, जबकि सोना कितना चाहिए, 7 से 8 घंटे, मतलब बहुत कम सो रहा है। इनसोम्निया हो रहा है क्लाइंट को, मूविंग कर रहा है, स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा खर्चा कर रहा है, पता नहीं कहां से कर रहा है लेकिन बहुत सारा खर्चा कर रहा है, हमारे पैसे उड़ा रहा है। लॉस अप्रोक्सीमेटली 10 LB, मतलब 10 LB के आसपास लगभग जो है इन्होंने 4 से 5 किलो जो वजन इन्होंने कम कर लिया है। ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट, यहां से सवाल बनाया, देखिए ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भावनाओं पर फोकस करिएगा। ड्यूरिंग इनिशियल असेसमेंट विद द क्लाइंट द नर्सिंग ऑफिसर वुड एक्सपेक्ट हिम टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये यहां पर उन्होंने सवाल पूछा है कि इस कंडीशन को देखते हुए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहां पर कौन सा जो है क्लाइंट के अंदर एक्सपेक्ट करोगे कि ये क्लाइंट में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है शॉर्ट पोलाइट एंड रेस्पॉन्स टू इंटरव्यू क्वेश्चन। क्लाइंट को जो है छोटे छोटे और आसान भाषाओं के अंदर उसको इंटरव्यू वाले सवाल पूछो। ऑप्शन बी बता रहा है इंट्रोस्पेक्शन रिलेटेड टू द हिज प्रेजेंट सिचुएशन, उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में उसको समझाओ, बताओ कि भाई देख तू झांक अपने अंदर। ऑप्शन डी एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस, एंड ऑप्शन डी फीलिंग ऑफ हेल्पलेस एंड होपलेस। 4 बातें, 3 आंसर गलत हैं, एक आंसर बिल्कुल सही है। सही आंसर दे सकता है आपको पूरे 90,000 रुपए जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मिलेंगे, है ना। तो आपको बनने के लिए इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, है ना। तो बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखो सवाल कह रहा है कि क्लाइंट क्या है, मूविंग कर रहा है, मतलब चलता फिरता रहता है, एक जगह बैठता नहीं है। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, 3 से 4 घंटे सो रहा है, जहां पर 8 घंटे सोना वहां से आधा ही सो रहा है, मतलब लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड कर रहा है, और जो है वहां पर वजन भी उसका कम हो गया है। तो आपको ये इन तीनों सिम्टम्स से आपको समझना चाहिए कि क्लाइंट को क्या है, डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन जैसा डी में बताया जा रहा है कि फीलिंग ऑफ द हेल्पलेस एंड होपलेस, ये डिप्रेशन का साइन होता है पहले दोस्तों, ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चे आपके 3, तो ये सिम्टम किसके हो गए आपके, ये हो गए आपके मेनिया वाले। ये सिम्टम किसके हैं, मेनिया वाले, मैनिक एपिसोड क्लाइंट को, हाइपर एक्टिवेट है क्लाइंट। तो ऑप्शन ये बता रहा है मेनिया वाले क्लाइंट को कि शॉर्ट पोलाइट रेस्पॉन्स के अंदर आप उसको इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछोगे, जी नहीं, वो आपको जवाब देगा ही नहीं, क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठ नहीं पाएगा, एक जगह टिक नहीं पाएगा, उसके अंदर बहुत नर्वस एनर्जी है। तो ये शॉर्ट और क्वेश्चन वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है ना। तो ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, अगर आपने चूज किया तो बिल्कुल गलत जवाब है। बी ऑप्शन बोल रहा है इंट्रोस्पेक्शन रिलेटेड टू हिज प्रेजेंट सिचुएशन, उसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, और उसको खुद कुछ पता नहीं है, उसके अंदर इनसाइट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसको मेनिया, अगर आप उसको बोलोगे भाई तू पागल है, देख तेरे को बीमारी है, तो वो बोलेगा मेरे को नहीं, तुम्हारे को पागल है, तुम खुद पागल हो, तुम्हारे को बीमारी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ऐसी बातें बोलता है क्योंकि वो होता है उसका इंट्रोस्पेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको पता नहीं कि मेरे साथ में क्या हो रहा है,
तो इसको भी हमने बाहर कर दिया प्यारे दोस्तों। तो बचा क्या ऑप्शन सी। अच्छा क्या बोलते हैं ऑप्शन सी, एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपोर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड का मतलब बड़ा चढ़ाकर सेल्फ इंपोर्टेंस जो होता है क्लाइंट देता है खुद को, और ऐसा कौन देता है, मेनिया वाला क्लाइंट देता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज द ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी जो होती है वो मेनिया वाले क्लाइंट के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर वो क्या करता है, खुद को इंपॉर्टेंस देता है और खुद को बड़ा चढ़ा के इंपॉर्टेंस देता है कि मैं ही हूं जो हूं, सर्वत्र दाता सर्वत्र ज्ञानी सर्वव्यापी मैं ही हूं, बाकी सब बेकार है मेरा जन्म लेना इस दुनिया के लिए एक वरदान की तरह है, मैं कुछ खास मकसद के लिए आया हूं, ये धरती के बाहर जो एलियंस रहते हैं उनके साथ में मेरा खास संपर्क रहता है, ऐसी बातें बोलता है। ये जो बरसात हुई है मैंने करवाई है ना। तो ऐसी जो हाई प्रोफाइल की बातें बोलता है, जिनका कोई लेना देना, मतलब लंबी लंबी फेंकता है कुल मिला के, है ना, सीधी भाषा में आपको बताऊं, लंबी लंबी फेंकने वाला आदमी होता है, उसको ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। आपके और हमारे जीवन में भी ऐसे लोग कई होंगे जो मेंटली इल तो नहीं है, लेकिन लंबी लंबी फेंकते हैं प्यारे दोस्तों। क्या करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, और इतनी फेंकते हैं कि झेलना मुश्किल हो जाता है। तो झेलना मुश्किल होता है उसको अपन ग्रैंडियोसिटी के नाम से जानते हैं। एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपोर्टेंस को बोलते हैं, है ना, खुद को बड़ा चढ़ाकर इंपोर्टेंस देते हैं, और ऐसा कौन करता है, आपके मेनिया वाला क्लाइंट करता है। तो यहां पर इस प्रश्न के अंदर ए बी डी तीनों गलत आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने समझा होगा, और ये आपके सवाल एग्जाम में फिर रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा जो आपकी ग्रैंडियोसिटी हो गया, है ना, आपके जो परसेप्शंस होते हैं, परसेप्शन डेल्यूजन्स होते हैं, उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। साइकेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। Diabetes during pregnancy require tight metabolic control of the glucose level to prevent perinatal mortality. When evaluating the pregnant client, the nursing officer know the recommended serum glucose range during pregnancy. इन्होंने यही पूछा है कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही टाइट मेटाबॉलिक जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बच्चे के अंदर कोई दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को अगर इवेलुएट कर रहे हो, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि उस प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है ना। ये सवाल इन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 70 से 120 mg पर डीएल, ऑप्शन बी बोल रहा है आपके 100 to 200 mg पर डीएल, ऑप्शन सी बोल रहा है 40 to 130 mg पर डीएल, एंड ऑप्शन डी इज द 90 एंड 200 mg पर डीएल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया है। तो देखो ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी बता रहा है कि 90 से 90 या फिर 200। देखो 90 जो होता है ठीक है, लेकिन 200 बहुत ज्यादा होता है, ये हाइपरग्लाइसीमिया वाली स्टेट है, ये आपके गलत आंसर है। ऑप्शन सी बता रहा है 40 जो बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये वे भी पेरीनेटल मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है। जब ग्लूकोज नहीं होगा तो बच्चे के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो बच्चे के अंदर आपके प्रॉपर ऑर्गन बन नहीं पाएंगे, है ना। 130 ठीक है, पर हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं रखना। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है 100 एंड 200। 100 तो ठीक है, पर 200 बिल्कुल खोटा जवाब हो गया, तो अगेन बी भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए की बचा आपके पास में 70 एंड 120 mg पर डीएल, यही जो करेक्ट आंसर है आपका। प्रेगनेंसी हो गया, जहां पर आपको मेंटेन करना होता है इतना तो ग्लूकोज लेवल किसी भी मदर के अंदर, ताकि बच्चे के अंदर भी प्रॉपर जाए, पेरीनेटल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करना होता है। जीडीएम गेस्टेशन डायबिटीज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है आपके प्रेगनेंसी के अंदर, जिसका ओजीटीटी जीटीटी जो टेस्ट होता है वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ना, उसको टेस्ट करते हैं, जीटीटी टेस्ट किया जाता है। आपके जो जीडीएम होती है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर होने वाली एक बीमारी होती है, जिसके अंदर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो आपके प्लेसेंटा रिलीज करता है, एचपीएल हार्मोन होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, उसकी वजह से आपका ग्लूकोज होता है मदर के अंदर क्या होता है, बड़ा हुआ देखने को मिलता है। जीटीटी टेस्ट उसके अंदर किया जाता है ना, जिसके अंदर अलग अलग ग्लूकोज देकर उसकी शुगर का लेवल चेक किया जाता है। और जीडीएम के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है वो क्या बनती है, इंसुलिन। ये भी आपको याद रखना है, इंसुलिन जो होता है वो आपका जीडीएम के अंदर दिया जाता है। गेस्टेशन डायबिटीज में इंसुलिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मेटफॉर्मिन कभी भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, वो कहीं ना कहीं आपके टेरेडोजेनिक हो सकता है ना। तो ये आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है। और डायबिटीज वाला जो बच्चा होता है, अगर मदर को हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज है तो बच्चे में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चों में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और साथ में बच्चे को मैक्रोसोमिया देखने को मिलता, मैक्रोसोमिया, बड़ा बच्चा हो जाएगा, लार्ज हेड वाला, है ना, बड़े सिर वाला बच्चा होगा, बड़ा बच्चा पैदा होगा। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होगा, क्योंकि मदर के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है तो बच्चे के अंदर ज्यादा जाएगा, तो बच्चे के अंदर जब ग्लूकोज आएगा तो बच्चे के अंदर तो कोई डायबिटीज नहीं है, वहां तो इंसुलिन बढ़िया है,
तो वो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, मदर का ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन अपना काम करता रहेगा। उसकी वजह से बच्चे में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और 9 महीने अगर बच्चा कंटिन्यू बड़ा चढ़ा कर इतना ज़्यादा ग्लूकोज खाता रहेगा, इतनी मिठाइयाँ खाएगा, तो बच्चा तो बड़ा होना ही है। इसको मैक्रोसोमिया के नाम से जाना जाता है। तो दोनों आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। हाइपरग्लाइसीमिया अगर मदर में होता है तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और बच्चा मैक्रोसोमिक पैदा आपके होता है ना। तो जीटीटी, इंसुलिन, ये सारी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ये द नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट क्लाइंट विद एडवांस एम्फाइसीमा टू द बाथरूम। एक नर्सिंग ऑफिसर है, आप एक क्लाइंट को एम्फाइसीमा है, उसको बाथरूम जाने के लिए आप जो है एनकरेज कर रहे हो। द क्लाइंट बिकम एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ व्हाइल रिटर्निंग टू द बेड, द नर्सिंग ऑफिसर शुड। एक क्लाइंट है जो बाथरूम जा रहा था, एम्फाइसीमा वाला, जैसे ही वो बेड की तरफ आया तो उसको क्या हो गया, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो गई, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे, तो क्या आप इंक्रीज कर दोगे ऑक्सीजन को 6 लीटर पर मिनट से? क्या आप प्लेस करोगे क्लाइंट को लेटरल सिम्स पोजीशन में? क्या आप एनकरेज करोगे पर्स लीप ब्रीथिंग को? या आप ब्रीथ इनटू द पेपर बैग? चार बातें, चार अलग अलग भाव, बताइए। देखो, एम्फाइसीमा जो होता है एक पार्ट होता है आपके सीओपीडी का। एम्फाइसीमा क्या होता है आपके सीओपीडी का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर दो आती है आपके, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, है ना। प्रीवियसली में बहुत पहले अस्थमा था, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया है। वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज नहीं है, वो अपने आप में एक एलर्जन की वजह से होता है। तो सीओपीडी में आपको याद रखना दो कंडीशन होती है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पिंक पफर और आपके ब्लू ब्लॉटर के नाम से प्रोनाउंस की जाती है दोनों डिजीज को। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी CO2 होती है, मेनली क्या करती है, लंग्स के अंदर रिटेन कर जाती है। जब CO2 लंग्स के अंदर रिटेन करेगी तो आपके क्लाइंट के अंदर डिस्पनिया देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्लाइंट को देखने को मिलेगी। वहां पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने की संभावना क्लाइंट के अंदर रहती है। वहां पर क्या करना होता है आपको, क्लाइंट को जो पोजीशन की बात करें तो क्लाइंट को पोजीशन हमेशा ऑर्थोपेनिक पोजीशन दी जाती है। कौन सी दी जाती है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होती है, आपको क्लाइंट को बेड पे बिठाना है, क्लाइंट को बेड पे बिठाकर वहां पर सामने जो कार्डिक टेबल रख के क्लाइंट के आर्म जो होते हैं वहां कार्डिक टेबल पे बैठा के आराम से लीन फॉरवर्ड कराना होता है, उसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन कहते हैं, है ना। तो ये आपको देनी होती है, या लीन फॉरवर्ड पोजीशन अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बोल रहा है प्लेस इन द लेटरल सिम्स। लेटरल पोजीशन में उसको लेटाओगे, उसकी दिक्कत और बढ़ जाएगी, क्लाइंट की दिक्कत और बढ़ जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको ऐसा काम करते हो तो ये बिल्कुल गलत काम करते हो आप। आपकी सैलरी काट दी जाएगी, और सैलरी का आपको नौकरी नहीं लगने देंगे। आपको नौकरी लगने के लिए आपको बढ़िया से अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, क्या पूछा जा रहा है उसका जवाब देना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर ऑप्शन बी, तो हमने इसको रिमूव कर दिया प्यारे दोस्तों, है ना। आप वैसे बहुत नॉलेजेबल है ना, तो लेकिन सेशन को थोड़ा इजी अपन कैसे बना पाए इसके लिए आपको फोकस करना जरूरी है ना। एक ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज करेंगे नेजल ऑक्सीजन को आपको 6 लीटर पे। तो जो सीओपीडी वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर हमेशा 1 to 2 लीटर दी जाती है, 1 to 2 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट दी जाती है। मोर देन 2 लीटर आप नेजल कैनुला से नहीं दे सकते। अगर आपने 6 लीटर ऑक्सीजन दे दी तो क्लाइंट के अंदर O2 तो जाएगी, लेकिन CO2 बाहर नहीं आ पाएगी। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, O2 रहेगी। तो CO2 को अपना एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट माना जाता है। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट माना जाता है, तो CO2 आपके मेटाबॉलिक क्या बोलते हैं इसको, मेडुला ऑब्लिगेटा को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेशन के लिए। तो ज्यादा आपको ऑक्सीजन नहीं देनी है, लगभग 1 to 2 लीटर ही देनी होती है। 6 लीटर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इसलिए ए इज द रॉन्ग आंसर। और एक बताया जा रहा है कि हैव हिम ब्रीथ इनटू पेपर बैग। पेपर बैग जो होता है, क्लाइंट को पेपर बैग दे देंगे, उसके अंदर बोलोगे ब्रीथ करो। ये कब करते हैं, क्लाइंट और ऑलरेडी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और उसको पेपर के अंदर मुंह डाल दोगे तो वो आपका क्लाइंट की एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। एंग्जाइटी कैन फर्दर कॉज डिज्निया, तो ये भी आप नहीं यहाँ पर करोगे। पेपर बैग के अंदर क्या होता है कि जब आप सांस छोड़ते हो तो CO2 के साथ में कुछ ऑक्सीजन भी होती है, तो वो वापस ऑक्सीजन को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये अलग कंसेप्ट रहता है। सीओपीडी में ऐसा अपन नहीं करते हैं। एक ही ऑप्शन बस आपके पास में, जी हाँ दोस्तों, एनकरेज करेंगे क्लाइंट को क्या, पर्स लीप ब्रीथिंग। क्या करेंगे, पर्स लीप ब्रीथिंग। ये क्या होती है, क्लाइंट को बोलेंगे कि आप नाक से सांस लो और मुंह को हल्का सा वाइड करके ओपन क्या करो, सांस को रिमूव करो, है ना। नाक से सांस लो, नोज से इनहेल करो, और माउथ के थ्रू लिप को हल्का सा ओपन करते उसको क्या करो, एक्सक्रीट करो। जैसे कि अपन वर्कआउट करके आते हैं, रनिंग करके आते हैं ना, ऐसा। तो उस प्रकार से उसको बोलते हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। अपन थक जाते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं ना, वैसे सेम है, उसको पर्स लिप ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है। सीओपीडी वाला क्लाइंट जो भी होता है, सीओपीडी वाला क्लाइंट होता है, उसके अंदर आपको कुछ और फर्दर बातें याद रखनी होती है।
क्लाइंट के अंदर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि CO2 पूरी भरी होती है। तो आप क्लाइंट का लंग्स का एक्सरे कराओगे तो बिल्कुल काले काले फेफड़े आपको एक्सरे में दिखेंगे। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा हवा भरी हुई है, और वो हवा कौन सी आपके, हाँ, CO2 रिटेन कर चुकी है। उसको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स बोला जाता है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स के नाम से जाना जाता है। और जब लंग्स पूरे हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, लंग्स पूरे हाइपर इन्फ्लेटेड रहेंगे, तो जो आपका डायफ्राम ऐसा होना चाहिए नॉर्मली, वो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लैट डायफ्राम, फ्लैट डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। फ्लैट डायफ्राम देखने को मिलता है आपके हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं, है ना। और वहां पर क्लाइंट जो होता है यूज करता है असेसरी मसल्स को रेस्पिरेशन के लिए। तीन बातें इंपॉर्टेंट है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, आपका फ्लैट डायफ्राम, और यूज ऑफ असेसरी मसल्स फॉर द रेस्पिरेशन। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, पर स्लीप क्लाइंट को एनकरेज करते हैं, और लो फ्लो ऑक्सीजन दिया जाता है 1 to 2 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पर ऑप्शन A, B, D तीनों गलत आंसर है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने समझा होगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। Clinical manifestation seen in the left sided rather than the right heart failure। अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सवाल सरल है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। इन्होंने पूछा है कि कौन सा साइन एंड सिम्टम होगा आपके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर रेदर देन इन द राइट साइड। तो आपको राइट और लेफ्ट के अंदर कंफ्यूज कर रहा है कि राइट को छोड़ के लेफ्ट के अंदर कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलता है, यही सवाल ने पूछा। बेसिकली सिंपल मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हार्ट फेलियर दो टाइप के होते हैं आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर। ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड पेरिफेरल एडिमा। ऑप्शन बी बोल रहा है आपके डिज्निया एंड जॉन्डिस। ऑप्शन सी बोल रहा है आपके हाइपोटेंशन एंड हेपेटोमेगाली। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स। अब बताइए, अब आपको पता है राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन से सिम्टम आते हैं और लेफ्ट साइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखो इधर अपन लिखते हैं, जैसे लेफ्ट साइड बनाते हैं, ये आपका हार्ट बना देते हैं। लेट सपोज ये आपका हार्ट है, ये आपका चार चैम्बर बना देते हैं। ये राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड होता है। ये आपकी इन्फीरियर वेना कब आती है, सुपीरियर वेना कब आती है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है, ये आपकी अयोटा जा रहा है, और ये आपका क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है ना, जो लंग्स से आती है। वो कहाँ जाती है, आपके लंग्स को जाती है। तो अब देखिए राइट साइड हार्ट फेल जब भी होता है, मतलब अगर ये वाला हार्ट आपके फेल हो गया, तो ये जो ब्लड है ये मान लो यहाँ आ गया, ये अगर हार्ट इस साइड का है, राइट एट्रियम होगा या राइट वेंट्रिकल अगर फेल हो गया, तो ये हार्ट का जो ब्लड है वो आगे पल्मोनरी वेन के अंदर नहीं जाएगा। जब इसमें नहीं जाएगा तो ये यहीं कलेक्ट होगा, और यहीं जब कलेक्ट होगा तो ये वापस यहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ जब कलेक्ट होगा तो वापस अंदर पीछे की तरफ जाएगा सुपीरियर वेना कावा में, है ना, सुपीरियर वेना कावा में जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा में जाएगा, तो आपके ये पूरा बॉडी के अंदर वापस सर्कुलेट हो जाएगा। तो आपके राइट साइड जब भी हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर आपको सिस्टमिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं सिम्टम आपके, सिस्टमिक, मतलब आपकी बॉडी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आपका लेफ्ट हार्ट फेल होता है तो क्या होता है, ये जो मान लीजिए ये पार्ट आपके फेल हो गया, तो ये जो ब्लड यहाँ कलेक्ट हो रहा था अब फर्दर ऊपर की तरफ मूव करेगा, फर्दर आपके लंग्स की तरफ जाएगा, और ये लंग्स के अंदर कंजेशन कर देगा। तो अगर जब भी आपके लेफ्ट साइड हार्ट फेल होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी सिम्टम देखने को मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट साइड के अंदर हमेशा आपको सिस्टमिक सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी सिम्टम देखने को मिलते हैं। मतलब सांस वाले, डिज्निया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गया, पल्मोनरी कंजेशन हो गया, कफ हो गया, फ्रोदी स्पुटम हो गया, ये सारे सिम्टम रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा किसका, आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का। अब आप मुझे बताइए, ऑप्शन ए बोल रहा है एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड पेरिफेरल एडिमा। जी नहीं, पेरिफेरी के जो सिम्टम होते हैं सिस्टमिक सिम्टम के अंदर आते हैं। जब ये ब्लड आपके वापस बॉडी में चला जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या कर देगा, एडिमा कर देगा। तो ये आपके ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। सेंट्रल वेनस प्रेशर हमेशा राइट साइड के अंदर बढ़ा होता है, ना कि लेफ्ट साइड के अंदर, है ना। सीवीपी जो नॉर्मली आपके 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर H2O, है ना, उसको ध्यान में रखना होता है। तो ये आपके राइट साइड का सिम्टम है, ना कि लेफ्ट साइड का। ऑप्शन बी बता रहा है डिज्निया एंड जॉन्डिस। जी हाँ, डिज्निया तो होता है, सांस में दिक्कत होती है, लेकिन जॉन्डिस नहीं देखने को मिलता है। जॉन्डिस आपके राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। हेपेटोमेगाली होता है, स्प्लीनोमेगाली होता है, वहां पर जॉन्डिस आपको भी देखने को मिलता है। ये एक सिस्टमिक सिम्टम होता है जो आपके किस में देखने को मिलता है, आपके राइट साइड के अंदर, ना कि लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये भी आपका गलत आंसर हो गया। ऑप्शन सी बता रहा हाइपोटेंशन एंड हिपेटोमेगाली। जी नहीं, हिपेटोमेगाली भी किस में होता है, आपके राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, ना कि लेफ्ट साइड के अंदर। हाइपोटेंशन होता है लेफ्ट में भी, क्योंकि आपके जब बॉडी के अंदर आगे ब्लड नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट नहीं बनेगा। लेकिन हिपेटोमेगाली जो होता है आपके राइट साइड में होता है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत आंसर हो गया। बचा आपके पास में एक ही ऑप्शन
डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सटीक और सही बात इन्होंने बताई आपके लिए कि देखो लेफ्ट साइड हार्ट जब भी फेल होता है तो डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन। कैसे? जब लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो जाएगा तो आयोटा के अंदर कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा, जब कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा तो बीपी आपका नहीं जाएगा, नो कार्डियक आउटपुट तो आपकी पेरिफेरल में कौन सा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, जो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी पेरिफेरल परफ्यूजन। और रेल्स का मतलब है एक अबनॉर्मल आपके रेस्पिरेशन के साउंड आएंगे, तो ये ब्लड आपका वापस जब पल्मोनरी सिस्टम के अंदर जाएगा तो आपके रेस्पिरेशन के सिम्टम आएंगे, पल्मोनरी सिम्टम देखने को मिलते हैं, रेल्स साउंड आपको सुनाई देगा। इसलिए यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सारे गलत आंसर। आई होप आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट को अच्छे से फेलियर को समझ लिया होगा। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों गलत आंसर हैं, बाकी डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्यारे दोस्तों, आई होप आपने इसको बढ़िया से पढ़ा होगा। अगर आपने ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजिएगा और अपना प्यार जरूर दिखाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप हमेशा सारथी बनिए, स्वार्थी मत बनिए, है ना। अपना स्वार्थ तो निकल गया, लेकिन किसी को और अपन सारथी बन पाए तो ये एक बड़ी इंसान की उपलब्धि होती है। तो इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल से जुड़ना जरूर जुड़ के जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब बटन है वहां पर आप प्रेस जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी जरूर भेजिएगा, है ना। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक किसी की जरूरतमंद के पास में ये वीडियो पहुंचाएगा जो अपन कंसेप्चुअल यहाँ पर लर्निंग करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हंसते रहे, मस्त रहे।